जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने डाले थे 30 क्वेश्चंस जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड थे। हमने प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स भी सॉल्व करके आपको बताए थे। तो ये क्रम चलता रहेगा हमारा 30 या 60 क्वेश्चंस का, साथ में हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर का भी क्रम चलता ही रहेगा और आपको मिल सकते हैं बहुत सारे नए नए टाइप के प्रश्न और क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की। और बायोलॉजी में नेक्स्ट के जो 30 क्वेश्चंस थे वो इस तरीके से हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अपना जो प्रश्नों का सार है वो थोड़ा बढ़ा लें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और जल्दी हो जाए। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने का समय भी मिल जाए। तो अब हम और भी ज़्यादा वीडियो डालने वाले हैं साइंस से रिलेटेड। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं हम। आसंजित श्लेष्माभ क्षारीय पदार्थों द्वारा अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेते हैं। ढक लेने से क्या होता है? ठीक है, मंड या स्टार्च का पाचन होता है, जीवाणुओं का नाश होता है, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है, या फिर विषाणु संक्रमण पर रोक लगाती है। तो देखिए, मंड यानी कि स्टार्च का पाचन जो होता है वो हमारे बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा में होता है। जीवाणुओं का नाश होता है, तो जीवाणुओं का जो नाश होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा होता है, यानी कि HCl के द्वारा होता है। श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। श्लेष्मिका यानी कि आपके जो अमाशय होता है, स्टमक होता है, उसके अंदर एक लेयर पाई जाती है, वो होती है म्यूकस की, और म्यूकस को ही क्या कहा जाता है? श्लेष्मिका। ये क्या काम करती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे अमाशय को बचाने का जो काम होता है वो कौन करता है? श्लेष्मिका करती है। ताकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक एसिड है और उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 1.5 से लेकर 2.5। तो वो हमारे स्टमक पर अपना असर ना डाल दे, हमारा अमाशय जलने ना लगे, छाले ना हो जाए, इसीलिए श्लेष्मिका पाया जाता है, यानी कि म्यूकस पाया जाता है। और ये क्या करता है? साथ में पेप्सिन का प्रभाव होता है। उसके साथ में किसका प्रभाव होता है? पेप्सिन का। पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो क्या करता है? जो प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है हमारे अमाशय में। आपसे पूछा जा सकता है कि अमाशय में किसका पाचन होता है, किस प्रकार के पोषक तत्व का पाचन होता है? तो वो होता है प्रोटीन का, और वो भी किस प्रकार का? आंशिक पाचन, इनिशियल डाइजेशन होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है विषाणु संक्रमण पर रोक लगाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है इसके द्वारा क्या होता है? केवल श्लेष्मिता क्या है? श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। क्षारीय पदार्थों द्वारा अमाशय की भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव शरीर में सबसे आएगा यहाँ पर, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा गया है। क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा या नाइट्रोजन? तो देखिए, नाइट्रोजन जो होता है वो हमें एयर से मिल जाता है। एयर में 78% नाइट्रोजन होता है। तो वो हम जब सांस लेते हैं तो हम सांस में कोई ऑक्सीजन नहीं लेते हैं पर्टिकुलर एक जगह से। उसमें क्या होता है? उसमें गैसों का मिश्रण होता है। तो उसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑर्गन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और सभी के अपने अपने परसेंट होते हैं। तो वो हमें एयर के थ्रू हो जाता है। ठीक है, तो इतनी मात्रा नहीं पाई जाती हमारे शरीर में। लोहा जो रक्त के साथ में घुला हुआ होता है, जिसके कारण उसका रंग कैसा होता है? हमारे ब्लड का लाल होता है। तो लोहा भी इतनी मात्रा में नहीं पाया जाता है। कार्बन को तो हम रिलीज करते हैं, तो वो तो बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा। तो बचता क्या है? ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होती है? ये पूछा गया है आपसे। बाह्य त्वचा यानी कि अधिचर्म में, जो अंदर की स्किन होती है जिसको हम मांस कहते हैं, क्या उसमें होती है? वसी ऊतक में। हमारी त्वचा के नीचे वसी ऊतक पाए जाते हैं, उनमें होती है। यकृत में होती है। लीवर में, मतलब एपिथीलियम में होती है। तो देखिए, एपिथीलियल क्या है? एपिथीलियल भी क्या? एक प्रकार के ऊतक है। और ये ऊतक कहाँ पाई जाती है? तो हमारी जो त्वचा होती है ये एपिथेलियल को क्या कहा जाता है हिंदी में? उपकला ऊतक। तो ये उपकला ऊतक की बनी होती है हमारी त्वचा। यकृत में 3 चीज़ों का निर्माण होता है। कोलेस्ट्रॉल, जो कि वसा के रूप में ही होता है, कोलेस्ट्रॉल, हेपेरिन एंड बाइल जूस। तो यकृत में इतनी वसा होती है, 75% लगभग होती है फेट, पर वो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है वसी ऊतक। यहाँ क्या पूछा गया है कि वसा जमा होती है, कहाँ पर होता है? तो ये जो होता है ये वसा ऊतक में होती है। क्यों होती है? क्योंकि वसा का निर्माण ही किसके द्वारा होता है? वसीय अम्ल
वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के द्वारा। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, इन दोनों के निर्माण से ही, इन दोनों के योग से ही किसका निर्माण होता है? वसा। और ये वसा किस में जमा हो जाती है? वसीय ऊतक में। ठीक है, वसीय ऊतक जैसे ही इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है तो ये वसीय ऊतक पिघलने से लग जाते हैं, इनके ऊपर जो जमा वसा है वो पिघलने से लग जाती है और वो पसीने के रूप में आपके शरीर से निकल जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं। दांतों के बारे में पूछा गया है कि कितने दांत होते हैं वयस्क व्यक्ति में। ठीक है, 6 चवर्णक होते हैं, गलत है ये। 8 चवर्णक होते हैं, ये भी गलत है। 10 चवर्णक होते हैं। चवर्णक को इंग्लिश में कहा जाता है मोलर। मोलर टीथ की यहाँ पर संख्या पूछी गई कि हाँ, मोलर टीथ जो होते हैं या चवर्णक प्रकार के दांत होते हैं, चवर्णक जो हमारी दाढ़ें होती है वो कितने प्रकार की होती है, दाढ़ के आसपास के जितने भी दांत हैं वो कितने होते हैं, तो वो जो होते हैं वो होते हैं 12। ठीक है, वयस्क व्यक्ति में 12 होते हैं और बच्चों में ये थोड़े कम होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डायस्टेज एंजाइम। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत या अग्नाशय। डायस्टेज ग्रंथि जो होती है ये लार ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो भोजन का पाचन शुरुआत होती है भोजन के पाचन की, वो कहाँ से हो जाती है? मुख गुहा से, बकल कैविटी से। और इस बकल कैविटी में क्या पाई जाती है? लार ग्रंथियाँ। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है डायस्टेज एंजाइम की। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सी मद विटामिन है? कौन से मद विटामिन है ये पूछा गया है। ठीक है, केरोटीन, राइबोफ्लेविन, इंसुलिन या एड्रेनलिन। तो देखिए, एड्रेनलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है, ये कहाँ से स्त्रावित होता है? तो ये एड्रिनल ग्लैंड से स्त्रावित होता है। एड्रेनलिन को हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्कीय हार्मोन होता है ये। ठीक है, विटामिन नहीं होता है, हार्मोन होता है। इंसुलिन भी क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है। केरोटीन क्या है? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। बचता क्या है? विटामिन राइबोफ्लेविन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये दोनों हार्मोन है, ये प्रोटीन है और ये विटामिन है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख से निकली लार पाचन करती है। स्टार्टिंग में मुख से जो लार निकलता है वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। अभी मैंने बताया था आपको कि प्रोटीन का आंशिक पाचन कहाँ होता है? हमारे आमाशय में। तो ये तो इसका नहीं आएगा। वसा का आंशिक पाचन जो होता है वो डुडेनम यानी कि ग्रहणी वाले भाग में होता है और पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। तो ये भी नहीं होगा। विटामिनों का कोई पाचन नहीं होता है, ये केवल अवशोषण होता है। ठीक है, हमारा शरीर और शरीर के विभिन्न अंग इन विटामिनों का क्या करते हैं? अवशोषण, ताकि इनकी कमी नहीं हो सके, क्योंकि कमी होगी तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो बचता क्या है? केवल मंड और स्टार्च। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नीचे लिखे जीव समूहों में से किसमें भोजन जीव के अंदर प्रविष्ट होने के लिए पहले ही पच जाते हैं? कहने का मतलब ये है कि ऐसे जीव को बताना है जो भोजन जिसमें भोजन जो होता है वो जीव के अंदर प्रवेश करने से पहले ही पच जाता है। जीवाणु या प्रोटोजोआ, जीवाणु और कवक और प्रोटोजोआ, म्यूकस और राइजोपस। सही आंसर क्या हो सकता है इसका? ऐसे जीव बताने हैं आपको जो आपके शरीर में या भोजन के रूप में प्रवेश होने से पहले ही उनका पाचन हो जाता है। ठीक है, भोजन का पाचन हो जाता है। वो जो है वो क्या है? म्यूकस और राइजोपस। म्यूकस और राइजोपस। आंसर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? संश्लेषण करना है यहाँ पर, सिंथेसिस किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। किस विटामिन का होता है? विटामिन के, डी, ई या ए। देखिए, विटामिन के जो है इसका संश्लेषण होता है बड़ी आंत में। ठीक है, विटामिन डी जो है इसका स्किन में होता है, क्योंकि स्किन में जैसे ही सूर्य की सुबह की नर्म धूप पड़ती है तो यहाँ पर क्रिया शुरू हो जाती है और विटामिन डी का निर्माण होना भी शुरू हो जाता है। विटामिन ई जो है ये आपको खाने से मिल जाता है और आपके बालों और नाखूनों की ग्रोथ करता है, साथ में आपकी स्किन को शाइनियर बनाता है। ठीक है, त्वचा को चमकदार बनाने का काम किसका होता है? विटामिन ई का होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। और विटामिन ए जो है वो यकृत में संश्लेषित होता है। तो आंसर ए इसका सही आएगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? कौन सा एमिनो एसिड, ठीक है, अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो वो जो है वेलिन है, हिस्टिडीन है,
मेथायोनिन है या ल्यूसीन है, तो वो जो है वो है हिस्टिडीन। क्योंकि हमारे शरीर में जो डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं उनमें एक प्रोटीन पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो अम्ल। तो बहुत सारे हिस्टिडीन अम्ल मिलकर ही क्या बना लेते हैं, हिस्टोन प्रोटोन बना लेते हैं। तो ये जो है हिस्टोन प्रोटोन जो होता है प्रोटीन जो होता है हिस्टोन प्रोटीन, वो हमारे शरीर के निर्माण में या अर्ध निर्माण में भी सहायक होता है। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हृदय या हार्ट की मरमर निम्न में से किस कारण होती है। देखिए, जब हम सांस लेते हैं धड़कन हमारी धड़कती रहती है, तो वो हार्ट बीट को जो मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहा जाता है स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर ऐसे कान में लगा के ऐसे आपकी हार्ट बीट चेक करते रहते हैं ना, उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से डॉक्टर ये चेक करते हैं कि जो आपकी हार्ट बीट है उसमें से आवाज़ किस तरीके से आ रही है, लब डब की आवाज़ आ रही है, लब डब, ठीक है, लब डब की आवाज़ आ रही है मतलब आप स्वस्थ हैं। एक होता है लब, दूसरा होता है डब, सिस्टोल डायस्टोल, ठीक है, या डायस्टोल सिस्टोल, ठीक है। तो लब डब की आवाज़ आ रही है मतलब आप स्वस्थ हैं। लेकिन यही धड़कन की आवाज़ अगर मरमर मरमर मर आने लग जाए ना, तो वो किस वॉल्व के कारण आती है, वो आती है च्यवन वॉल्व के कारण। यहाँ से क्या होता है, अगर आपके हार्ट में संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या वॉल्व में किसी प्रकार का लीकेज हो रहा है, वो शो करता है कौन, ये मरमर की आवाज़, ठीक है, मर 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 की आवाज़ आएगी। और वो किसके द्वारा होती है, वो इस वॉल्व के द्वारा पहचानी जाती है। पता है सभी को कि हार्ट में 4 चैम्बर्स और 4 वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर्स यानी कि 4 प्रकोष्ठ, जिनको कहा जाता है दायां आलिन, दायां निलय, बायां आलिन और बायां निलय। उसी तरीके से 4 वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पेड वॉल्व, अर्धचंद्र कपाट और बाइकस्पेड और आयोटिक वॉल्व। तो उन्हीं में से एक वॉल्व होता है च्यवन वॉल्व, शुद्ध हिंदी कहा गया है इसको, ट्राइकस्पेड को ही च्यवन वॉल्व कहा गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पर ऐसे डॉक्टर ऐसे टच करते हैं स्टेथोस्कोप से, तो उस वॉल्व में से अगर मरमर की आवाज़ आ रही है मतलब कि ये वॉल्व लीकेज हो रहा है या फिर इस वॉल्व में संकुचन हो रहा है, इसी के कारण ये आवाज़ आएगी। तो डॉक्टर उसको वार्न कर देते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन हो जाती है हार्ट अटैक की, इसीलिए डॉक्टर उसको पहले से ही वार्न कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है, ठीक है, त्वचा को जल के लिए अभेद्य बनाता है। निम्न में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए, द्रव पूछा गया है, ठीक है, कोलेजन, प्रोटीन, मेलेनिन, पिगमेंट, केराटिन भी प्रोटीन, और काइटिन क्या है, काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा द्रव है जो त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, मतलब जिसमें जल का अवशोषण ना हो, ऐसा पूछा गया है कि ऐसा कौन सा द्रव है जो त्वचा यानी कि जो भी हमारे शरीर में अंग पाए जाते हैं उसकी स्किन पर जल को अवशोषित नहीं होने देते हैं। तो नाखून देखे होंगे आपने, नाखूनों के ऊपर आप पानी डालो तो वो बूंद ऐसा इकट्ठा सा हो जाता है या फिर साफ हो जाएगा, लेकिन नाखूनों में कोई नमी नहीं रहेगी, वो उसको अवशोषित नहीं करेगा। आपके बाल गीले होते हैं, ऊपर से ही गीले रहेंगे, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर का पानी सूखेगा तो वो भी सूख जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, केराटिन, ठीक है, क्योंकि नाखून और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और चीज देख लीजिए आप, कोलेजन जो होता है, कोलेजन आपकी त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, कोलेजन। मेलेनिन जो होता है आपकी त्वचा का रंग निर्धारित करता है कि आप काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, तो वो निर्भर करता है मेलेनिन। अगर आप बहुत ज़्यादा काले हैं मतलब कि आपके शरीर में मेलेनिन नामक पदार्थ की बहुत ज़्यादा मात्रा है, कहीं कहीं पर ये तिल जिसको मोल कहा जाता है, मोल बन जाते हैं, तो मतलब कि उस जगह पर मेलेनिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए वो तिल के रूप में आ गया है। मेलेनिन जो होता है वो धूप में निकलने से या बाहर जाने से ही उसकी मात्रा हमारी त्वचा में कम ज़्यादा होती है। जैसे आप लगातार धूप में गए तो मेलेनिन की मात्रा बढ़ जाएगी और हो सकता है आप काले हो जाएं या सांवले हो जाएं, ज़्यादा गोरे हैं तो। और अगर आप दिन भर घर में ही हैं तो उस कंडीशन में मेलेनिन जो होगा वो सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसलिए उसका वो जनरेट भी कम होगा।
ठीक है। केराटिन मैंने बता ही दिया है आपको। और काइटिन जो होता है कीड़े मकोड़े की ऊपरी परत में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनके ऊपर की त्वचा थोड़ी हार्ड होती है, तो वो किसके कारण होती है? केराटिन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा मेल है, कौन सा मिला हुआ है? किरीट आघात, संवहन तंत्र विस्तार, ये गलत है। टाइपरटेंश, न्यून रक्तचाप, हाइपोटेंश, दिल का दौरा। सही क्या है इसका? एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरोध हो जाना ही क्या कहलाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। धमनियों का अवरोध होना मतलब कि जिस तरीके से आपको झिंझिनी वगैरह हो जाती है, कभी कभी धमनियों में से शुद्ध रक्त प्रवाहित नहीं हो पाता है या होने में समय लग पा रहा है, आपके हाथ पैर में लगातार झिंझिनी होती है, तो उसी को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग शुरू किया था। शल्य चिकित्सा के लिए, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय, सबसे पहले कृत्रिम हृदय के बारे में किसने बताया था? तो ये जो प्रयोग शुरू किया था वो किसने किया था? क्रिस्टियन बर्नार्ड, ओके, क्रिस्टियन बर्नार्ड होगा। दूसरा ऑप्शन है इसका माइकल द वेकी, वॉल्टन लिल्लेहेल और डेंटन कुली। इसका जो सही आंसर आएगा माइकल द वेकी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? सबसे पहले हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी कहलाता है। उसके अंतर्गत हम उससे संबंधित सभी समस्याओं के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप हृदय पढ़ रहे हैं, उसकी समस्याओं को पढ़ रहे हैं, तो आपको कौन सा अध्ययन करना पड़ेगा? कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन और उसकी बीमारियों का अध्ययन, कार्डियोलॉजी। हिमेटोलॉजी जो होता है रक्त का अध्ययन होता है, हेपेटोलॉजी जो होता है हृदय यकृत का अध्ययन होता है, और क्रानोबायोलॉजी जो होता है, इसका देखना पड़ेगा, लेकिन इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? कार्डियो, कार्डियो का मतलब क्या होता है? हृदय, लॉफजी का मतलब होता है मतलब उससे संबंधित बीमारियां, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? पिछली वीडियो में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और फिर से आ गया है कि पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था C.N. बर्नार्ड के द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका के निवासी है, उन्होंने केपटाउन के ग्रूट शोर हॉस्पिटल में सबसे पहले हृदय की सर्जरी की थी और वो सर्जरी उनकी सफल हो गई थी, इसीलिए। और कब की गई थी? 1967 में वो की गई थी, इसीलिए इनको कहा जाता है हृदय का प्रथम या सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में चौघड़ कौन से दांत होते हैं? स्तनपाइया मतलब स्तनधारी, हम लोग, हमारे अंदर चौघड़ कौन से दांत होते हैं? कृंतक, दाढ़ से पहले वाला दांत, दाढ़ या दाढ़ से पहले वाला, और दाढ़। चौघड़ का मतलब है चवर्णक, ठीक है। चौघड़ का मतलब क्या है? चवर्णक। चवर्णक दांत के बारे में पूछा गया है, तो हमारी जो दाढ़ होती है और उसके पहले के जो दांत होते हैं ना, वही क्या कहलाते हैं? चवर्णक प्रकार के दांत। ऑप्शन डी, चवर्णक को इंग्लिश में कहा जाता है मोलर टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसका सिक्रेशन कहाँ पर होता है? उसका सिक्रेशन यानी कि स्त्रावण होता है अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं के द्वारा, और इसकी कमी और वृद्धि से रोग हो जाता है मधुमेह या शर्करा, जिसको डायबिटीज भी कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी F.G. बेटिंग ने, ठीक है, F.G. बेटिंग ने। विलियम हार्वे इन्होंने सबसे पहले हृदय के बारे में अध्ययन किया था। लुई पास्चर ने आरबीसी की खोज की, जीवाणु की खोज की, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की, माइकोप्लाज्मा को खोजा, शुक्राणु की खोज की, तो इतनी सारी खोजें की थी। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की भी खोज की थी, सॉरी इन्होंने नहीं की थी, लुई पास्चर ने, गलत हो गया। सूक्ष्म जीव विज्ञान के सूक्ष्म जीवी के बारे में बताया था किसने? लुई पास्चर ने पहले स्टार्टिंग में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने विज्ञान की अन्य क्षेत्रों में भी कई सारी, या जो न्यूटन ने दिए थे गति के सिद्धांत, और फ्लेमिंग के बारे में बताते हैं। बेटिंग इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा
किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? क्रिस्टेशिया मतलब कि जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी बाहरी त्वचा के बारे में पूछा है कि किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। सेलुलोज तो पादपों की बाहरी त्वचा होती है या जो छाल होती है उसकी होती है। गैलेक्टोज नहीं होगा, गेहूं में पाया जाता है। काइटिन या स्टार्च जो है आलू या चावल या जितने भी प्रकार के धान होते हैं उसमें पाया जाता है। तो बचता क्या है? काइटिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस या कैल्शियम? कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों में पाया जाता है, फास्फोरस भी उसमें पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है पर कम मात्रा में पाया जाता है। तो बचता क्या है? पोटेशियम। ठीक है, जो कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक होता है वो क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम के कारण पौधे की ग्रोथ अच्छी हो पाती है। अगला प्रश्न है, दात्र कोशिका अरक्तता यानी कि एनीमिया के बारे में पूछा है। एनीमिया रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? श्वेत रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, बिंबाणु या रुधिर प्लाज्मा संयोजन? अब अरक्तता हो रही है, एनीमिया हो रहा है, तो आरबीसी की कमी के कारण ही होगा। तो लाल रुधिर कणिका है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर कणिका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं? जैव कोशिका यानी कि हमारे शरीर की कोशिका, हमारे शरीर की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? क्या हमारे शरीर की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? जी हाँ, पाया जाता है। उसी के कारण तो रेस्पिरेशन इक्वेशन होती है और एनर्जी बन पाती है एटीपी के फॉर्म में। कहाँ पर स्टोर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रक। कोशिका में केंद्रक भी पाया जाता है और केंद्रक में ही पाए जाते हैं डीएनए, आरएनए, जो हमारी क्या बताते हैं? हमारे लक्षणों के बारे में बताते हैं। ठीक है, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनके बारे में बताते हैं। सेलुलोज की कोशिका भित्ति, क्या हमारी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? जी नहीं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है और वो झिल्ली भी साइटोप्लाज्मा कहलाती है। सेलुलोज जो होता है ये पादपों की होती है। सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति किसकी होती है? पादपों से। तो आंसर ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटेनियम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक गैस है, यह एक जीवाणु है, उपर्युक्त सभी। देखिए, टाइटेनियम आप लोगों ने भी सुना होगा, टाइटेनियम एक धातु होती है। ठीक है, क्या होती है? एक धातु, जिसका उपयोग रक्षा सामग्रियों के उत्पादन में किया जाता है, जैसे कि जो क्या बनते हैं, हवाई जहाज वगैरह के कुछ पार्ट्स वगैरह बन जाते हैं इससे, और भी चीज़ें बनती है बहुत सारी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडुला ऑब्लोंगाटा मानव शरीर के किसका एक भाग होता है? हृदय का, मस्तिष्क का, जिगर का या सेक्स ऑर्गन का, यौनांग का? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, देखिए हृदय का तो कोई भाग नहीं है ये, क्योंकि हृदय के 4 वॉल्व 4 चैम्बर मैंने आपको बता दिया, तो इस तो नहीं आएगा। जिगर यानी कि लीवर कहा जाता है, लीवर या यकृत को ही क्या कहा जाता है? जिगर कहा जाता है, तो इसका भी कोई भाग नहीं होता है। बचता क्या है? मस्तिष्क, मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क के। ठीक है, पश्च मस्तिष्क का ही एक भाग होता है क्या? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और ये क्या करता है? तो ये हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि श्वसन हो गया, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, अवशोषण, इन सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाता है या इनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम्स में बदलाव से, जीन के मिश्रण से या उपर्युक्त सभी? अब देखिए, ये सभी किससे संबंधित है? आनुवांशिक से संबंधित है। जीन भी आनुवांशिक से संबंधित है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र भी, और फिर से जीन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती है तो उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में खून बहुत तेज गति से बहता है, बहुत तेज दाब से बहता है, बहुत धीमी गति से बहता है, ये बहुत धीमी दाब पर। तो देखिए, उनका शरीर फटेगा, मतलब दाब जो रहेगा वो बहुत तेज रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। बीटी कपास से के उत्पादन से संबंधित है, वह एक है, क्या है? बीटी कपास से फफूंद है,
जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है या विषाणु है? तो बीटी कपास से संबंधित है, मतलब ये क्या है, एक बैक्टीरिया या जीवाणु। नीलहरित शैवाल जो होते हैं इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये भी एक प्रकार के जीवाणु ही होते हैं। फफूंद या विषाणु इसका नहीं आएगा। बीटी कपास किससे संबंधित है? जीवाणु से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात संबंधित नहीं है? मतलब लक्षण पूछा है, लक्षण नहीं है वो लक्षण, ऐसा लक्षण बताना है जो हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। सीने में दर्द होता है, ये तो सभी को पता है, जब भी हार्ट अटैक होता है तो सीने में दर्द होगा। पसीना या जी मचलाना, ये भी सही बात है, जब सीने में दर्द होगा तो अजीब सा महसूस होगा, पसीना आएगा, हो सकता है वो ठंडा पसीना हो या नॉर्मल पसीना ही हो, जी भी मचलाता है, घबराहट सी होती है। बाहों में दर्द एवं झंझनाहट, ये भी सही है। राइट साइड यहाँ शोल्डर्स में भी दर्द हो सकता है, झंझनाहट यानी कि झिंझनी भी आ सकती है, तो ये तीनों तो हैं इसके। टांगों में दर्द, ऐसा सुना है क्या कि हार्ट अटैक आया और टांगों में दर्द हो रहा है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ये संबंधित नहीं है किससे? हृदयाघात से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? बहुत सारे लोग पहले इसका बहुत प्रयोग करते थे। ग्लास हाउस में पौधे लगाना, ये आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। शिफ्टिंग खेती, ये भी नहीं है। अधिक उपज वाली किस्म की खेती कर हैं पर पर्यावरण के लिए संरक्षित नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी केमिकल्स वगैरह या हो सकता है कि इंजेक्शन वगैरह डाल के ज़्यादा, तो रासायनिक या पर्यावरण संरक्षण नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा। जैविक खेती जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जैविक खेती से हम पर्यावरण को भी संरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि उसमें नेचुरल तरीके से खाद वगैरह डाल सकते हैं, गाय के गोबर से बने हुए खाद जो होती है ना, वो डाल सकते हैं, तो वो जैविक खेती के अंतर्गत या पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है, साथ ही साथ उसकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी उसके द्वारा बढ़ जाती है। निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? जैविक मूल का, ठीक है, मूंगा, पन्ना, माणिक या पुखराज। तो देखिए ये अंगूठी में फिट होने वाले जो नग होते हैं उनके बारे में है, लेकिन मूंगा जो होता है, मूंगा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये एक जलीय जीव होता है, जलीय जीव होता है। ऐसे बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन जैसे इसकी वृद्धि होती जाती है तो ये बढ़ते जाते हैं, फिर ऐसे प्लांट के फॉर्म में ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे इनकी वृद्धि होती जाती है। तो ये बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे क्रमी होते हैं ये। तो अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इस तरीके से शेप बनाते जाते हैं, पेड़ जैसा शेप बनाते हैं, तो मूंगा इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन ए। बाकी ये जो हैं ये क्या है? अंगूठी में फिट होने वाले नग है या डायमंड है, अंगूठे में यूज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये एक जलीय जीव है। चलिए, तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारे आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि बहुत नए नए क्वेश्चन है, मज़े आ जाएंगे आपको पढ़ने में, तो अच्छे लगे हैं अगर आपको आज के क्वेश्चंस, तो इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों के लिए, क्वेश्चंस के लिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।